लीजिएगा। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम 2 दिनों से विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 खंड पर चर्चा कल कर ली है। आज हम तीसरे और अंतिम खंड पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जाति व्यवस्था, उसके बारे में बात होगी। इसके अलावे यह कैसे आई, समाज में कैसे फैली, और इसके अलावे और भी कई विषयों पर हम बात करेंगे। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो जाति व्यवस्था है, पहले हम यह जानते हैं कि यह हुई, इसका मतलब क्या है। जाति संस्कृत के जातः धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जन्म लेना। मतलब हर मनुष्य का जन्म एक तरीके से होता है, इसीलिए मनुष्य जाति कहा जाता है, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म एक ही तरह से होता है। जाति शब्द यहाँ से आया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जिस जाति शब्द पे हम बात करने वाले हैं, वह कहाँ से आया और उसके ऐतिहासिक संदर्भ, और वह समाज में कैसे फैली, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो आज का जातिवाद है या जाति शब्द है, वह आया यूरोपियन के आगमन के साथ। यह जो वितंडावाद शुरू किया गया, यह पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली जब भारत में आए, तो उन्होंने अपने यहाँ एक शब्द था, कास्ट, जो कास्टा से बना है। कास्टा का मतलब होता है नस्ल या जाति। अब आप जानते हैं कि यूरोप में नस्लवाद है, यह बहुत पुरानी समस्या है। गोरे काले का भेद है। उसी नस्लवाद को इन लोगों ने भारतीय समाज में लाया, और कास्ट शब्द वहीं से आया। जो आज हम कास्ट सुनते हैं, जो जाति का प्रतिस्थापन है, यह वहीं से आया। अब बात यह आती है कि जब जाति शब्द वहां से आया, कास्ट से, तो फिर यह इतना व्यापक कैसे हो गया। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अंग्रेजी काल में। देखिए, एक अंग्रेज हुआ, उसका नाम है हार्बर्ट होप रिजले। उसने 1885 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में
एक सर्वे किया। इस सर्वे को नाम दिया गया इथनोग्राफी सर्वे ऑफ बंगाल। इसमें यह बात कही गई कि शारीरिक गठन के आधार पर नस्लवाद को जन्म दिया गया। जो उन्होंने अपने यहाँ किया उसको यहाँ पे लाया। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें नाक और शरीर के रंग को आधार बनाया गया। इसे हम कहते हैं नेजल इंडेक्स थ्योरी। और शारीरिक गठन के आधार पर इसके 7 प्रकार किए गए। अब इसमें विभाजन कैसे किया गया? जिसकी नाक चपटी है और छोटी है, जिसकी नाक चपटी और छोटी है, उसे कहा गया कि यह यहाँ का मूल निवासी है। जिसकी नाक लंबी और उभरी हुई है, उसे कहा गया कि यह बाहर से आया है। इसके अलावा इसने शरीर के रंग को आधार बनाया। कहा कि जो देखने में गोरे हैं वह आर्य हैं, जो देखने में सांवले या काले हैं वह द्रविड़ हैं। आर्यों को उसने कहा कि यह बाहर से आए हैं, आक्रमणकारी हैं, और द्रविड़ को बोला कि यह यहाँ के मूल निवासी हैं। उस समय तक मैक्स मूलर ऐसे विद्वानों ने आर्यन नियोजन थ्योरी को जन्म दे दिया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब ये सारी चीजें स्थापित हुई, यह रिपोर्ट 1891 में आई और इसी को आधार बनाया गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आमतौर पर कहा जाता है कि यूरेशिया से आए, आर्य यूरेशिया से आए। यूरेशिया का मतलब क्या होता है? यूरोप और एशिया के समृद्ध भाग को यूरेशिया कहते हैं। जब आप यूरेशिया का जिक्र करते हैं, इसका मतलब कि एशिया और यूरोप को आप एक ही मानते हैं। जब आप एक ही मानते हैं तो फिर वहां से आने वाले लोगों को आप विदेशी कैसे कह सकते हैं? यह बात काबिले गौर है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्यन यूजन थ्योरी को अब नकार दिया गया है। अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। ये बात सबको पता है कि यह थ्योरी एक काल्पनिक और भ्रांत बात है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे मिथकों में भी इसी तरह की बात की गई है। जैसे कि उदाहरण देता हूं एकलव्य के बारे में, शंबुक वध या कर्ण के बारे में कहा जाता है। देखिए, यह जो बातें कही जाती हैं, इनका कोई, ये बातें झूठी और थोपी गई हैं। अब जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये एकलव्य का, एकलव्य के बारे में कहा जाता है कि गुरुद्रोण ने उसका अंगूठा काट लिया। वह उनसे शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए, बात यह नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि पहली बात तो एकलव्य कोई
शूद्र नहीं था। वह जरासंध का सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति किसी राज्य का सेनापति है, वह उसकी स्थिति तो अच्छी ही होगी। दरअसल हस्तिनापुर और मगध के बीच, जहां का राजा जरासंध था, संबंध अच्छे नहीं थे। और उस व्यक्ति ने, एकलव्य ने, उनसे शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण की। और वो जब शिक्षा ग्रहण किया, तो यह एक तरह का गलत काम था। जैसे मान लीजिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कोई पाकिस्तानी आगे क्या कर सैन्य शिक्षा ले ले, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? आप उसको जेल में डालेंगे ना। तो फिर उसके साथ यही हुआ। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि कर्ण, उसके साथ भेदभाव हुआ। देखिए, कर्ण के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध खेल का आयोजन हो रहा था, तो वहां पे नियम था कि यह राजकुमारों के बीच ही होगा। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, तो क्या इंग्लैंड का खिलाड़ी खेल सकता है? नहीं खेल सकता है। तो उसको भी मना कर दिया गया। तो इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? देखिए, बी आर चोपड़ा का जो महाभारत है, वो वामपंथ की उपज है। आप उसकी बातों पर ये यकीन ना करें। अगर आपको जानना है महाभारत, गीता प्रेस का महाभारत पढ़िए, आपको जानकारी हो जाएगी। अब आते हैं कि ये जो अछूत शब्द है, यह कहाँ से आया। देखिए, अछूत शब्द का अगर मैं जिक्र करूं, तो एक विचारक हैं, त्रिभुवन सिंह। उनकी रचना है, उनकी रचना है शूद्र कौन थे। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि जब 1918 में भारत में संक्रामक रोग फैला, 12 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए, 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी के समय से यह छूत शुरू हुई। देखिए, जब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिसको रोग होता था, लोग उसको अलग कर देते थे। तो यह भी बात वहां पे लागू हुई। और उस किताब के हवाले से यह कहा गया है। अब बात आती है कि ये जो दलित शब्द है, वह कहाँ से आया। देखिए, दलित शब्द दिया गया है ज्योतिबा फूले के द्वारा। और ज्योतिबा फूले ने 1880 में दलित शब्द दिया। यह मराठी भाषा का शब्द है, जो दल धातु से बना है, जिसका मतलब है, दल मतलब जिसका, जो दला गया है, जो विभक्त है, टूटा हुआ है, खंडित है। और ये वहीं से आया। अब हम
आगे चलते हैं। एक बात और कही जाती है कि शंभुक वध हुआ। देखिए, उत्तरकांड में इसका जिक्र है, लेकिन जैसा कि विद्वानों का मानना है कि शंभुक वध एक तरह का प्रक्षिप्त है जो बाद में तोड़ा गया। इसका वर्णन उत्तरकांड में आता है, और उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है। अब इतनी बात हो गई, जो बातें हैं वो स्पष्ट हो गई। अब मैं कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। मैं कुछ अपना तर्क दूंगा कि देखिए, यह जो वितंडावाद शुरू हुआ, यह अंग्रेजों के आने के साथ ही हुआ। आप इतिहास में देखिए कि कभी भी जाति के नाम पर संघर्ष नहीं हुआ है। एक संघर्ष हुआ था पाल वंश में, उसका नाम था कैवर्त विद्रोह, लेकिन वह विद्रोह किसानों का था। आप इतिहास देखिए, एक भी ऐसा है ही नहीं विद्रोह या आंदोलन, यह अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुआ। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर जातिवाद था तो रामानंद के जो 12 शिष्य थे, वो तो अधिकतर निम्न वर्ग के थे। मीराबाई, जो सिसोदिया कुल की रानी थी, वहां की पुत्र वधु थी, वह रैदास की शिष्या थी। इसके अलावा होलकर, होलकर घराना भी है। आपको पता है, यह मूल रूप से रड़िया था, जो बाहर होते हैं, और इसे राजा बनाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं जो यह दिखाते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वह वैसी नहीं थी जिस रूप में आज दिखाया जाता है। देखिए, इसके पीछे अंग्रेजों का और उनके साथ जो वहाँ के ईसाई मिशनरीज थे, उनका षड्यंत्र था। उन्होंने धीरे धीरे करके नैरेटिव के द्वारा या अपने शासन के द्वारा ऐसा किया। आप एक चीज देखेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है ओरिएंटलिज्म। हम जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राच्यवाद। प्राच्यवाद में इसी बात पे जोर दिया जाता है। वह यूरोपियन इसीलिए शुरू किया था कि हम नैरेटिव के द्वारा, हम बौद्धिकता के द्वारा, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो देश हैं, हम उनको कंट्रोल करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे। आप प्राच्यवाद के बारे में जानिए, आपको पता लग जाएगा। एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि आज भी एक परंपरा चल पड़ी है कि हम हिंदू नहीं हैं। ये बहुत लोग ये बात बोलते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अब ये जो बातें कही जाती हैं, यह अक्सर ईसाई मिशनरीज के कहने पर की जाती हैं। देखिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। 26 अगस्त 2025 को मैं गया था पटना में, एक पार्टी के कार्यालय में। वहां उस पार्टी का जो मुखिया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वह क्या बोल रहा है, कोयरी जय श्री राम के नारे लगा रहा है। उसको दिक्कत थी कि
कोयरी समुदाय जय श्री राम क्यों बोल रहा है? अब ऐसे लोग जब समाज में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वह बोलेंगे कि भाई तुम जय श्री राम के नारे मत लगाओ, तुम हिंदुओं से अलग हो। तो ये इसका एजेंडा फैला रहे हैं। यह फैला रहे हैं ईसाई मिशनरीज को, जाने अनजाने में। अब उदाहरण मैं कुछ दे रहा हूं। अगर बिल्कुल जाति जी, शॉर्ट व्यवस्था थी, करिएगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर जाति व्यवस्था थी तो कुछ डेटा है मेरे पास। वो डेटा है थॉमस मुनरो का। जो थॉमस मुनरो जो था, वह मद्रास का गवर्नर था। वह क्या बोलता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 12,498 गुरुकुल थे, जिनमें जो ब्राह्मण विद्यार्थी थे उनकी संख्या थी 42,284, और जो शूद्र थे उनकी संख्या थी 83,532। अब बताइए। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ये बातें हैं, ये जो, हाँ, मैं यह मानता हूं कि समय के साथ कुरीतियां आई, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, और मैं कर रहा हूं। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त हैं। लेकिन यह कहना, लेकिन इसके लिए हिंदू धर्म को दोष देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, यह गलत है। अगर यह ऐसा कोई करता है तो अब जान लीजिए वह ईसाई मिशनरियों के इशारे पर नाच रहा है, जाने या अनजाने। यह था आज का विषय परिचय। इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। जी, धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं, कल का जो विषय है अगर उस पर भी किसी को बोलना है तो साथी अपनी बात रखेंगे, किसी के प्रश्न होंगे तो वो भी रखेंगे। कोई भी साथी बताएं। कल आचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अगर रखना है तो आप अपनी बात रखिए। हेलो। जी नरेंद्र जी बताइए। नमस्कार सभी को मेरा। जी आदरणीय अगर कोई, बताइए। मैं बोल सकता हूँ कुछ समय? जी जी बताइए। हाँ, जरा मुझे 5 मिनट देना थोड़ा सा ना। विषय बहुत गंभीर है और लंबा भी है, कोई आसान तो है नहीं। इतना कम शब्दों में फिर भी कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में समझाने की, है ना। जो आपने आज का विषय रखा और कल का भी था कुछ, उससे दोनों से रिलेट करते हुए 5 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं आज के अभी के फिलहाल विषय, जातियों का उदय कैसे हुआ और इसके लिए जो ज्यादातर समाज में हम लोग ब्राह्मण और शरणों को जो लोग जिम्मेदार मानते हैं, क्या वो वास्तव में जिम्मेदार थे? मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? जी हेलो। आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। ठीक 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 है, बस ठीक है। अब ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न है, जातियों का उदय कैसे हुआ।
क्या इसके लिए केवल ब्राह्मण या शहरी लोग जिम्मेदार थे? इसे समझने के लिए हमें भारत के प्राचीन समाज के विकास और धर्म ग्रंथों के संदर्भ में देखना होगा, है ना। जैसे मैं कुछ चीजें उदाहरण देना पॉइंट करना चाहूंगा। जाति व्यवस्था का प्रारंभिक रूप क्या था? प्रारंभ में वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा वर्ष पूर्व समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। उस समय केवल 4 वर्ण बताए गए थे। ब्राह्मण जो ज्ञान और व शिक्षा का जो ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते थे, और यही थे। और क्षत्रिय जिसका काम था शासन व रक्षा करना, वैश्य व्यापार और कृषि, और शूद्र सेवा का। ये व्यवस्था जो थी काम और गुण के आधार पर थी, जन्म पर नहीं थी। कोई व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता से वर्ण बदल सकता था। ये वैदिक काल का टाइम था, जो 1500 ईसा पूर्व पहले था। अब इसका जाति व्यवस्था का कठोर रूप कैसे हो गया? बाद में वैदिक काल और मनुस्मृति काल के बाद वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। धीरे धीरे अलग अलग पेशों और क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों को उपजाति या सब कास्ट बनने लगी। उदाहरण के जैसे लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, ये सब अलग अलग जातियां में बदल गए। ये उदाहरण है, कोई भी जाति आ सकती है इसमें। क्या ब्राह्मण या सवर्ण ही इसके लिए जिम्मेदार थे? दूसरा प्रश्न ये होता, जातियां तो बन गई। तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद के समय में हाँ। उच्च वर्ग में मैं ऐसा नहीं कि किसी को मतलब वो देखना है, मैंने जहां तक अध्ययन किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुख्यतः ब्राह्मण और स्वर्ण वर्ग में सत्ता और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को कठोर और स्थायी बना दिया। जातिवादी व्यवस्था को, जैसे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, कई अन्य ग्रंथों में ऐसे नियम बनाए गए जिससे ऊंच नीच तय किया गया। जैसे ब्राह्मण सर्वोच्च माने गए, जबकि ये जन्म के आधार पर नहीं था। अब इसमें जन्म के आधार पर माना गया, वो कर्म के आधार पर था। शूद्रों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया, जो जन्म के आधार पर रखा गया, कर्म के आधार पर नहीं रखा गया। तो ये जो कुरीतियां आ गई वैदिक काल के बाद, इससे सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। जो वो पिछली भी थी, जो पिछले हम लोगों ने चर्चा करी थी, चाहे कितनी भी जो भी प्रथाएं बनी, उसके बाद अगर वो हित में थी, है ना। दो पक्ष हो सकते हैं, एक हित में और एक अनहित में। महिलाओं को सती करना कौन सा हित है? कौन आज की अपनी लड़की को चाहेगा कि वो हित मतलब सती हो जाए? बाद में कोई अगर बाप है, उसका लड़की विधवा हो जाती है, तो वो चाहेगा कि सती हो जाए? अपने दिल पे हाथ रख के कहना नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग साक्ष्य चाहे कुछ भी दे, कुछ भी उदाहरण दें, लेकिन वो गलत था तो गलत ही रहेगा। इसी तरीके से एक और था प्रथा, जैसे दासी प्रथा। दासी प्रथा में खाली दासी की माने और वो भी दास में उधार। आप देखना, उसका अध्ययन करना, तो आपको मिलेगा कि उसमें निम्न जो जाति, जैसे अब जाति शब्द आएगा तो मैं भी उसी का उपयोग करूंगा, कि जो निम्न मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, जाति से मतलब जाति का भी नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को ही दासी प्रथा में रखा गया। उच्च जो धन संपन्न लोग थे, वो उनकी